सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार, बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। वीडियो को प्रॉपर वे में टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना बहुत कुछ आप लोगों को आज की डेट में नया जानने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर रियलिटी में आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेन और कॉपी जो है वो लेकर बैठेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि नहीं है, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और लेक्चर देखने के बाद में अगर आप लोगों को लगे कि यार इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास में होनी चाहिए, तो टेलीग्राम पर जाना और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना। यहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहां पर कोई भी आप लोगों को कोई चार्ज नहीं लगता है। इसी के साथ में यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर भी सारे यहां पर मैं प्रोवाइड करा देता हूं। आप लोगों ने यहां पर इसको देखा होगा। और इसी के साथ में अगर आप लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहां पर कर सकते हैं जाकर, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली 2 आंसर पोस्ट कर रहा हूं। संडे में आप लोगों को ऐसे मिलता है, एथिक्स का क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोग प्रॉपर वे में अगर अटेम्प्ट कर पाते हैं तो एक अच्छे लेवल पर आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। डेली एक क्वेश्चन आप लोगों का रहता है मेनली जो कि करंट से रिलेटेड रहता है, और एक मैं आप लोगों को स्टैटिक देता हूं। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। अपना अब की बार की तैयारी कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी कमी आप लोग की जो प्रिपरेशन में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं यहां पर, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब मॉर्निंग में मैंने ट्विटर देखा तो यहां पर स्टार्टिंग में छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन बताता हूं। वैसे डिस्कशन ऐसे ही चलेगा, स्टार्टिंग में एडिटोरियल देखेंगे और फिर न्यूज एनालिसिस देखेंगे, यानी कि 2 पार्ट में ये डिस्कशन आप लोगों का डिवाइड होगा। पर लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहां पर ये है, जब मैंने मॉर्निंग में देखा, यहां पर मॉर्निंग में क्या देखा, बेसिकली एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया था मुझे। ठीक है, तो ये जो मेल था वो मेल में देखा कि सर ये जोमेटो का इशू क्या चल रहा है। तो मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि ये नहीं रहता है एक तरीके से कि जो यहाँ पर क्या चल रहा है, तो जैसे ट्रेंडिंग ट्विटर पर चल रहा है, तो पहले तो मैं बड़ी फ्रिक्वेंटली देखता रहता था। आजकल मैं थोड़ा ट्विटर वगैरह से डिस्टेंस बना के रखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि मुझे कोई दिक्कत है इनसे, बस ये है कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल ज्यादा हो जाता है ना, तो तब सोशल मीडिया हैंडल काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इशू है। पर मैंने देखा जाकर, फिर सुबह मैंने कहा क्या हो गया जोमेटो का ऐसा, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं अभी आप लोगों से करूंगा। ये एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ठीक है, ये किसके ऊपर है, तो लगभग 1.5 लाख के कमेंट करीब यहां पर ट्वीट हो चुके हैं ट्विटर के ऊपर। इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी त्योहार तो आप लोगों को बताइए, सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से। आज ही आप लोगों को देखने को मिलेगा जो महर्षि वाल्मीकि जी की जो जयंती है, इन्हीं के द्वारा रामायण लिखी गई थी। ठीक है, तो रामायण के रचयिता यही थे। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन भी यहां से बन जाता है। ठीक है, तो ये सबको आप लोगों को अच्छे से सेलिब्रेट करना है। और इसी के साथ में जो यहां पर बात की जाए तो आज ही आप लोगों को देखने को मिलेगा ईद मिलाद उन नबी। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। एक त्योहार है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए मिलजुल कर। और जितना अच्छी चीजों को सेलिब्रेट करेंगे, आप लोगों के पास में एक मौका रहेगा अपने आप को रिन्यू करने का। वो नहीं कहते कि रिन्यू करा लो प्लान, तो आप लोग की खुशियों को रिन्यू करेगा। तो इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, पहले जोमेटो वाला एक केस यहां पर आप लोगों से मैं बात करता हूं। बेसिकली हुआ क्या था, रिसेंटली अभी एक बंदे ने जोमेटो के जो बेसिकली ऐप है उसके थ्रू अपना फूड जो है उसको ऑर्डर किया। तो फूड ऑर्डर करने के बाद में जितना फूड उसको चाहिए था उतना फूड उसके अंदर नहीं था। तो उसने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया बेसिकली ऑर्डर को, और उसने बोला कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। पर लेकिन जब इसने कस्टमर केयर जोमेटो के कॉल की तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो था वो हिंदी में कंफर्टेबल था, और ये जो पर्सन जो थे वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि ये साउथ इंडिया के थे। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था दोनों का। तो जो कस्टमर केयर था उसने, मतलब कस्टमर केयर वाले बंदे ने बड़े ही रूड तरीके से बोला कि इंडिया में रहते हो, कम से कम हिंदी तुमको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से काफी बड़ा इशू है, काफी लंबे समय से, खासकर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। उनको लगता है कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, और बार बार ऐसा इशू निकल कर आता है। तो फिर से यहां पर यही एक इशू देखने को मिला, और यहां पर ये जो जोमेटो है यहां पर ये बेसिकली ट्रेंड करने लगा, और फिलहाल भी यहां पर ट्रेंड कर रहा है। आज ही मॉर्निंग में जब मैंने देखा तो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है जोमेटो। ठीक है, तो ये एक इशू है यहां पर, जिसके चलते अभी ये मुद्दा निकलकर सामने आया। लैंग्वेज एक काफी बड़ा बैरियर हो जाता है कई बार जब बात करने का मुद्दा आता है, तो इसलिए नॉर्मली एक इंग्लिश को कम्युनिकेशन मीडियम माना जाता है। ठीक है, पर लेकिन कई सारे लोग जो होते हैं वो उसमें भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। पर लेकिन इसके ऊपर ये कमेंट करना कि हाँ आप जो है आप लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए अगर इंडिया में रहते हो, तो ये साउथ इंडिया के खासकर जो लोग हैं उनके लिए काफी एक ऐसा हो जाता है जैसे आप लोगों को कोई बोलने लगे कि आप लोग तमिल सीखे अगर आप लोग हिंदी जानते हो, कि तमिलियन भी अपने ही देश के लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये एक बिल्कुल एक गलत बिहेवियर देखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर नॉर्मली बेसिकली इस तरीके के इशू जो है सोसाइटी में कई बार यहाँ पर जो हार्मनी है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये इशू है, कई बार ऐसे इशू आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
तो नॉर्मली तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन बने तो एथिक्स के अंदर यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी के सीईओ हैं आप, ठीक है, तो आप लोगों की कंपनी में कुछ इस तरीके से कस्टमर केयर की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसके चलते अगर कोई ऐसा केस निकल कर आता है जिसकी वजह से देश के अंदर हार्मनी बिगड़ जाती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो यहां से आप लोगों की एथिक्स के अंदर केस स्टडी बन जाती है, ठीक है। ये था पहला जो ट्रेंड कर रहा था। दूसरे नंबर पर जो ट्रेंड कर रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में आगे आए कुछ चीजें, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। बोला गया कि 40% जो कांग्रेस कैंडिडेट है यहां पर जो वुमेन होंगी, कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप लोगों को पता है जब हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो खासकर रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा के बारे में जब आप लोग देखेंगे तो हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग निकल कर आते हैं, लोकसभा में 80 मेंबर निकल कर आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। 543 है फिलहाल आज की डेट में, क्योंकि दो जो मेंबर थे जिनको आप लोग एंग्लो इंडियन मेंबर बोला करते थे, याद है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एंग्लो इंडियन मेंबर जो है अब आप लोगों को यहां पर नहीं देखने को मिलेंगे। एंग्लो इंडियन मेंबर का जो फंडा था यहां पर ये अभी हटा दिया गया है हमारी कंट्री में, तो इसके ऊपर मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था। तो मैं अब आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, अभी आप लोगों को लगभग मैंने प्रीलिम्स के जस्ट पहले आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर कल इसका आंसर बता दूंगा जिसको नहीं पता है, ट्राई कीजिएगा एक बार, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन हमारी कंट्री में जो 2 सीट हुआ करती थी रिजर्व कैंडिडेट के लिए, अभी रिसेंटली कौन सा संविधान में संशोधन करके उसको 2019 में हटाया गया है, ठीक है। यानी कि ये बोला गया बहुत ही कम कैंडिडेट अभी फिलहाल एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द 2011 का सेंसस है, तो उसके चलते यहां पर अभी इसको हटा दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा एक और पूछा जा सकता है यहां पर, जो एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेशन किया जाता था वो कौन से आर्टिकल के थ्रू हमारे संविधान में किया जाता था, तो याद रखेगा आर्टिकल था 331, ठीक है। तो 331 आर्टिकल के थ्रू यहां पर बेसिकली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता था, जिसके चलते 545 सीट में से यहां पर 2 सीट एंग्लो इंडियन की होती थी। अब यहां पर जो है 543 सीटें हैं, तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश से यहां पर निकल कर आती है। 80 सीटें जो देखने को मिलेगी, तो इसके चलते काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो बोला यह गया कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चेंज आएगा, 40% सीट अगर वुमेन को यहां पर दी जा रही है, तो ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो 33% से भी 7% ज्यादा है, तो ये काफी एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है, जो कि यहां पर काफी लार्ज स्केल पर ट्रेंड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए ये सारी इशू आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो पता कम से कम आप लोगों को होना चाहिए कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ओके। तो ये बेसिक न्यूज हो गई, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लोग आंसर राइटिंग में लिख रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, तो वहां भी आप लोग इसका मेंशन कर सकते हैं बेसिकली कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कौन है। अगर अपनी कंट्री में बात करें तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मायो। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू गवर्नर, यानी कि गवर्नर को जो कसम दिलाता है, ओथ दिलाता है, यहां पर वो कौन दिलाता है यहां पर, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर, इसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्पीकर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे उनका आंसर जो है वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक आप लोगों को बेसिकली बने रहना है। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, तब आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और एक छोटी सी गलती हो गई यार, सॉरी उसके लिए एक्सट्रीमली। कल क्या हुआ, बेसिकली क्या होता है, जैसे वीडियो सेव करता हूं ना, तो उसमें कई बार इशू ये रहता है कि डेट इधर उधर हो जाती है। मान लीजिए जैसे माइंड में चल रहा है, जैसे कि खासकर नैनो के साथ में दिक्कत होती है मेरी, ठीक है, क्योंकि नैनो पहले आती है आप लोग की, नॉर्मली नैनो का टाइम क्या आप लोगों का, शाम को आ गई जैसे नैनो, ठीक है, तो आती शाम को है, पर लेकिन डेट क्या रहती है, उसकी डेट आगे वाली रहती है, ठीक है। यानी कि 20 तारीख की यहाँ पर डेट आप लोगों को देखने को मिलेगी जो नॉर्मली, और 19 तारीख की शाम को ये आ रही है, तो इसकी वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो नैनो का जो टाइटल था वो हिंदू बेसिकली मैंने 20 तारीख हिंदू सेव कर दिया वो, ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे हुआ, माइंड में कुछ और चल रहा होगा। तो फिर मैंने मॉर्निंग में वही वीडियो अपलोड कर दी और थंबनेल लगा, थंबनेल तो वो था ही नॉर्मली जो मैंने बना लिया था। तो मुझे देखने को मिला कमेंट मैंने देखे थोड़ी देर बाद में कि सर ये तो शाम की नैनो है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो गया, अभी तो बना के अपलोड की थी। तो यार कई बार ऐसे छोटे छोटे से इशू हो जाते हैं ना, छोटी छोटी बातें हो जाती है बड़े बड़े शहरों में, तो इसको इग्नोर कर दिया करो थोड़ा। चलिए कोई नहीं, अभी यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो आप लोगों को कभी दिक्कत होता है तो बताया आप लोगों ने, अच्छा किया। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एक बच्चा कह रहा है कि सर फिर से रिवीजन करा दिया, एक बच्चा कह रहा है कि सर टाइम वेस्ट कर दिया, तो कई सारे कमेंट देखने को मिले। एक कह रहा है कि सर बहुत अच्छा लगा, रिवीजन हो गया। तो यहाँ पर भी देखो यार आप लोगों ना नेचर देखो यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है।
अब मान लीजिए एक बच्चा ये कह रहा है कि सर यहाँ पर जो है आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सर आपने जो है बहुत अच्छा रिवीजन करा दिया। तो इसी को कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसा आप लोग चीजों को देखोगे वैसी आप लोगों को दिखाई देगी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव अपना नेचर रखो। आप लोगों ने मान लीजिए 15 मिनट वो वीडियो देख ली, या 15 क्या 10 मिनट होगी मैक्सिमम, आप लोगों ने वो वीडियो देख ली, ठीक है। तो देखने के बाद में अब आप लोगों के अंदर ये चीज आनी चाहिए, मतलब कि एक तरीके से हाँ देख ली तो आप पॉजिटिव उससे आउटपुट निकालो, ठीक है। तो यही पॉजिटिव आउटपुट आप लोगों का आंसर राइटिंग में काम आएगा। अगर आप लोग कमियां निकालने बैठोगे तो 360 कमियां तो मैं निकाल दूंगा अभी गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है। पर लेकिन वही बंदा वहां पर नहीं चाहिए, उनको बंदा वो चाहिए कि जो उन कमियों को सुधार सके, उसके अंदर पॉजिटिव चीज ढूंढ सके उस कमियों के अंदर भी, ठीक है। वरना दाग तो चांद में भी होता है, भगवान को और अल्लाह को और सबको गाली देते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं कि आप लोगों को थोड़ा सा अपना नेचर भी अपना चेंज करना पड़ेगा और वो चीजें आप लोग के अंदर से झलकनी चाहिए, ठीक है। बीइंग ए ऑफिसर्स, ठीक है, अगर आप लोग एक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यू शुड हैव द क्वालिटी लाइक ए ऑफिसर। अभी से ही आप लोगों को अंदर से फील करना चाहिए। एक छोटी सी बात थी, आई होप कि आप लोग इसको समझोगे। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। पेशेंस यानी कि धैर्य अगर आप लोग के अंदर है तो बहुत कुछ आप लोग लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो इसको जरूर बना के रखिए। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में आर्टिकल है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं यहां पर क्योंकि अभी हम लोग बैठे हैं कहां पर 2021 में, ठीक है। और 2021 में अगर आप लोग बात करेंगे 1971 के साथ में कंपेयर करके तो 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि जब से बांग्लादेश बना था और इंडिया ने हेल्प की थी। तो इसलिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में डिटेल में ये आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। काफी अच्छे से काफी कुछ जानेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक नया क्वाड बन गया, तो जानेंगे काफी डिटेल में कि ये क्वाड क्या है और पुराना क्वाड क्या था और एक और ग्रुप बना था। तो मैं इस आर्टिकल के थ्रू तीन चीजें आप लोगों को बेसिकली 3 ग्रुप के बारे में बताने वाला हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे बताया तो यहां पर एक न्यू क्वाड के बारे में ओनली, पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बहुत सारी आप लोगों को जानने को मिलेगी जिसके चलते आप लोगों के चक्षु जो है वो बेसिकली खुलने वाले हैं, यानी कि बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। ये आर्टिकल कास्ट सेंसस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का एक आर्टिकल कास्ट सेंसस के बारे में बचा हुआ है, तो फिर से यहां पर ये आर्टिकल कास्ट सेंसस के बारे में आएगा, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने बताया था कोई भी आर्टिकल बच जाता है तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। या तो आज आप लोगों को उसी दिन कवर हो जाएगा, वरना संडे का दिन इसी चीज के लिए रहता है, ठीक है, क्योंकि संडे में एडिटोरियल तो आते नहीं है और सारे एडिटोरियल जो भी रहते हैं वहां पर जो मेन रहते हैं आर्टिकल वो सारे रिपीट रहते हैं जो वीक में आप लोग डिस्कस कर चुके होते हो, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो संडे का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव हो जाता है। अगर कुछ भी चीजें और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिर मुझे टाइम लगता है तो मैं और लगा देता हूं। स्टैटिक पोर्शन भी जैसे मैंने लास्ट संडे में डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? लास्ट संडे में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी, जिस किसी ने नहीं देखा जरूर देखिएगा, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये बेसिकली यहां पर बात करें किसके बारे में, अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज दी गई इकोनॉमी के फील्ड में। वैसे तो नोबेल प्राइज के बारे में अलग से वीडियो बना चुका हूं, पर फिर भी आप लोगों को कुछ रिवीजन हो जाएगा और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आप लोगों के माइंड में भी डाउट रहते होंगे, तो उनके बारे में यहां पर डिस्कस करूंगा। तो समझेंगे इसके बारे में। सोलर सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन पर्टिकुलर फोकस है तमिलनाडु के ऊपर, ठीक है। एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में बात की जा रही है। तो सोलर एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक रिसोर्स आप लोग बोल सकते हैं आज की डेट में। तो इसके बारे में अगर कोई आर्टिकल आता है तो आप लोग को पर्टिकुलर लोकल एरिया के फोकस होकर वो आर्टिकल नहीं देखना है। वो आर्टिकल आप लोग को ऐसे देखना है कि हाँ एक तरीके से कि आर्टिकल इस तरीके का होना चाहिए, जैसे ऐसे नहीं कि मतलब कि एक पूरा कंट्री को कवर करे अच्छे से, क्योंकि ऐसा तमिलनाडु के ऊपर फोकस देकर आप लोगों से कोई आर्टिकल नहीं पूछने वाला है। और एक बच्चे के द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछा गया था एक क्वेश्चन, उसका आंसर मैं यहां पर दे देता हूं, वो इसी से रिलेटेड है। बेसिकली हमारी कंट्री का जो टारगेट है वो है 175 गीगावाट का। 175 गीगावाट का कब तक है, यहां पर ये है 2022 तक का, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को सबको पता है, पर लेकिन अभी फिलहाल जो कंफ्यूजन कई सारे बच्चों के माइंड में देखने को मिल रहा है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अभी नेक्स्ट जो टारगेट हम लोगों ने अभी बनाया है वो है 2030 तक का, ठीक है। 2030 तक का जो टारगेट है वो है हमारा क्या, वो है 450 गीगावाट का, ठीक है। ये 2030 तक का टारगेट हो गया बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का अगर बात करें तो। पर लेकिन एक अभी कंफ्यूजन कई सारे बच्चों के माइंड में देखने को मिल रहा है यहां पर 814 गीगावाट के बारे में। 814 गीगावाट का जो है वो एक तरीके से यहां पर ये इनके द्वारा ये एक तरीके से बोला गया कि इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये टारगेट नहीं है, टारगेट 450 गीगावाट का ही है, तो कंफ्यूज मत होना यहां पर, ठीक है। ये तो ऐसा है कि हाँ यार इतना तो हम लोग कर ही लेंगे आसानी से, चलो इतना कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसा डिफाइंड डॉक्यूमेंटेड टारगेट नहीं है, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एस्पायरेशन, एक तरीके से कि हाँ ऐसा भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, इसको भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो इसके चलते आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, उसको उस तरीके से मत लेना कि कंफ्यूजन होना चाहिए। तो 2022 तक का 175 गीगावाट है, 2030 तक का यहाँ पर 450 गीगावाट है, और यहाँ पर ये अभी इसको अचीव करने के बारे में सोचेंगे। तो ये है बेसिक मुद्दा, ओके। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं।
आगे नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये यूएसए की पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो ये हमारे काम का आर्टिकल नहीं है, और ये कश्मीर के मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली आप लोगों को पता है अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में क्या हुआ, कश्मीर के अंदर बहुत बुरी कंडीशन बनी हुई है। 11 तो सिविलियन की डेथ हो गई अभी, और रिसेंटली यहाँ पर कम से कम 9 आर्मी ऑफिसर जो है वो शहीद हो गए। तो इसके चलते यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है कश्मीर वैली के अंदर। वहां पर अभी पता है पॉलिटिकल पावर जो है वो कोई प्रॉपर स्टेब्लिश नहीं की गई है, इनके इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। एक तो ये मुद्दा काफी ज्यादा बताया जाता है, ऊपर से लोग नाखुश है उसके बारे में बात की जाती है। पर प्रेजेंट टाइम पर जो पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो काफी बड़ा मुद्दा इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो एक वो काफी बड़ा इशू देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्स जो है वो कई बार ऐसी प्रॉब्लम जो है वो फेस करती हुई नजर आती है। पर दिक्कतें क्या है यहाँ पर, दिक्कतें यहाँ पर ये कि 1990s में यहाँ पर पंडित समुदाय हुआ करता था, जो कि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर दिक्कतें देखने को मिली, और यहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए, झड़पे हुए, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर छोड़कर जाना पड़ा। तो इसके चलते जो कश्मीरी पंडित हैं उनको फिर से रिहेबिलिटेट करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, पर फिर से मैक्सिमम जिनकी डेथ हुई है यहाँ पर 11 जो अभी यहाँ पर सिविलियन अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे मैक्सिमम आप लोगों को हिंदू कम्युनिटी से निकल कर आते हैं। ठीक है, मतलब हिंदू कम्युनिटी, सिख माइनॉरिटी, एक तरीके से पंडित कम्युनिटी, तो वो वाले देखने को मिलेंगे। तो ये माइनॉरिटी के ऊपर अटैक बेसिकली माना जा रहा है। और माइनॉरिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग देश की माइनॉरिटी के बारे में बात करें, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली बात करें पर्टिकुलर एरिया में जो माइनॉरिटी है। एक जगह पर ऐसा हो सकता है कि ये माइनॉरिटी मेजोरिटी हो, जैसे कि अगर जाएंगे आप लोग हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, तो सिख, खासकर पंजाब के अंदर सिख कम्युनिटी आप लोगों को मेजोरिटी में देखने को मिलेगी, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी आप लोगों को माइनॉरिटी में देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो यहाँ पर सिख कम्युनिटी है, और जो पंडित कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी में हो जाती है, तो मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में हो जाती है। तो ये तो देखिए चलता रहता है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, एरिया वाइज घटता बढ़ता रहता है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है कि जहां पर कोई माइनॉरिटी है वो मेजोरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो माइनॉरिटी वहां पर सेफ रहे। ठीक है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रख लेना, आज की डेट में अगर पूछे हमारे देश में माइनॉरिटी कितनी है, तो याद रखना टोटल मिलाकर 6 माइनॉरिटी है हमारे देश में। ठीक है, ये 6 कौन कौन सी है, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी आप लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी देखने को मिलेगी, फिर आप लोग यहाँ पर सिख बोल सकते हैं, फिर क्रिश्चियन, ठीक है, इसी के साथ में बुद्धिस्ट आप लोग बोलिएगा, फिर यहाँ पर, ठीक है, फिर जैन हो गया, और फिर जोरास्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जोरास्ट या फिर पारसीज भी आप लोग बोल सकते हैं। तो टोटल मिलाकर ये 6 हमारे देश में माइनॉरिटी है। और अगर इन 6 माइनॉरिटीज के बारे में आप लोग बात करें, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 2011 का सेंसस जो कि अभी लेटेस्ट सेंसस है, इससे अभी कोई नया सेंसस नहीं है, तो इसके हिसाब से अगर बात करें हम लोग, हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटी है लगभग ये 19.3% टोटल पॉपुलेशन का आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि मोटे मोटे तौर पर याद रखने के लिए रख लीजिएगा, एक माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले इंटरव्यू के अंदर भी, आप लोग अगर इन माइनॉरिटी कम्युनिटी से निकल कर आते हैं और कोई पूछने लगे कि बताओ देश के अंदर माइनॉरिटी के इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लगभग मोटे मोटे तौर पर 20% हमारी टोटल पॉपुलेशन का माइनॉरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये आप लोग यहां पर याद रख लेना। ओके, अब जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और काफी डिटेल में आप लोगों को मैं कई सारी बातें बताऊंगा यहां पर, जो कि आप लोगों को जानने को मिलेगी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर कई सारी झड़प देखने को मिली। तो ये जो बांग्लादेश के अंदर झड़प देखने को मिली, इसके चलते इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बातें उठ रही हैं। ठीक है, वहां पर भी कई सारी हिंदू माइनॉरिटी है, उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, टेम्पल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये काफी बड़े मुद्दे देखने को मिल जाते हैं अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बांग्लादेश का एक एरिया दिखा देता हूं, जिसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे कहां पर लोकेटेड है। तो अपनी प्यारी कंट्री यहां पर, और ये हो गया बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश है, और यहां पर वेस्ट बंगाल है। ये बेसिकली वेस्ट, तो ये साइड अगर देखा जाए तो वेस्ट तो यहां पर होना चाहिए था, ईस्ट साइड में इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश और जो ये सारा पोर्शन था ये एक था। यहां पर जब इसको डिवाइड किया गया यहां पर, तो ये बांग्लादेश के वेस्ट में आया, तो इसलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। और ये इधर ईस्ट में हो गया, तो यहां पर एक तरीके से इसका नाम नॉर्मल बांग्लादेश। पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था बांग्लादेश को, जब यहां पर ये पाकिस्तान का पार्ट था, और इसको हम लोग वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। ठीक है, पर लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर ये जो वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि जो आज के टाइम बांग्लादेश है उसके ऊपर दादागिरी दिखाता था। तो यहाँ पर झड़प हो गई यहाँ पर बेसिकली इनके बीच में, और झड़प भी हुई थी इलेक्शन के मुद्दे पर मेनली। तो जब यहाँ पर यहाँ से जो नेता जीत कर आए, ठीक है, मुजीबुर रहमान, इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया इनको, ठीक है, कि हम नहीं मानेंगे। और जबकि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैक्सिमम यहाँ पर होता था, और फायदा ये उठाते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर 1971 में काफी लार्ज स्केल पर झड़प हुई, और उस झड़प में इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया। तो जब इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया, तो यहां पर एक नया बांग्लादेश पैदा हुआ, जिसका नाम बेसिकली बांग्लादेश रखा गया, ईस्ट पाकिस्तान से निकालकर। तो ये बांग्लादेश आज के में हमारी कंट्री के साथ में सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है। ठीक है, और कई सारी रिवर भी हैं यहाँ पर, जो दोनों कंट्री के बीच में आप लोग को देखने को मिलती है। तो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, यानी कि बात बोल सकते हैं यहाँ पर कि दोनों जो यहाँ पर पावरफुल लीडर हैं वो महिला है। ठीक है, तो एक तो नाम है शेख हसीना, जो कि इंडिया के फेवर में हमेशा काम करती हैं।
तो ये जो बेसिकली है मुजीबुर रहमान साहब जो है उनके परिवार से निकल कर आती है, ठीक है, उनकी बेटी। और यहाँ पर ये खालिदा जे है, ये एक अपोजिशन लीडर है, यहाँ पर ये कट्टरपंथी कैटेगरी में है, ये पाकिस्तान का फेवर हमेशा करती है। तो यहाँ पर शेख हसीना जो है काफी लंबे समय से यहाँ पर सत्ता पर काबिज है। इसके चलते इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जो है आप लोगों को काफी हद तक काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर लेकिन जब भी ये आ जाती है तो हमारे सबसे डाउन बांग्लादेश के साथ में रिलेशन हो जाते हैं। तो दिक्कत क्या हो जाती है अगर डाउन जाते हैं? देखिए हमारी कंट्री का बहुत बड़ा पोर्शन जो है यहाँ पर, सबसे बड़ा पोर्शन आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली कंट्री का बांग्लादेश के साथ में टच करता है। तो इसके चलते अगर हमारे रिलेशन खराब होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के साथ में हमारी कनेक्टिविटी का भी इशू बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे रास्ते अभी हम लोग बना रहे हैं यहाँ से होकर, ताकि आसानी से रेल वगैरह जो अंग्रेजों के टाइम पर हुआ करती, पहले तो इंडिया का ही पार्ट था ना ये, तो पहले रेल वगैरह रोड वगैरह जो भी पार्ट थे उसको फिर से रिन्यू करने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उसके चलते कई बार ऐसे इशू आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो अभी कुछ पहले आप लोगों को बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में 26 जनवरी की जो परेड आप लोगों को देखने को मिली थी, तो तीसरी बार यहां पर कोई कंट्री थी जिसने पार्टिसिपेट किया, मतलब उसकी मिलिट्री ने। तो याद रखिएगा प्रीवियसली यहां पर फ्रांस के जो ट्रूप्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2016 में। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो ट्रूप्स थे, इसके बारे में आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से। यहां पर 2017 में यहां पर बेसिकली उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और रिसेंटली अभी जब 2020 के आप लोग 2021 की आप लोग बात करते हैं तो यहां पर बांग्लादेश के ट्रूप्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। और वो क्यों पार्टिसिपेट किया गया? क्योंकि 1971 की जब इनकी वॉर हुई थी तो इंडिया के द्वारा यहां पर इनको सपोर्ट किया गया था। तो बांग्लादेश की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है विजय दिवस के रूप में यहां पर 16 दिसंबर को बेसिकली यहां पर ये सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। तो 16 दिसंबर को यहां पर ये बेसिकली विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश का दिवस यहां पर माना जाता है। इंडिपेंडेंस में इंडिया ने काफी बड़ा रोल प्ले किया यहां पर, खासकर इंदिरा गांधी जी ने यहां पर क्या किया, यहां पर काफी लार्ज स्केल पर एक सिस्टमेटिक वे में अपने स्टेप उठाए। उस टाइम पर एक तरीके से प्रेशर भी था उस टाइम पर, यूएसएसआर जो था वो हमारे साथ में था फ्रेंडशिप ट्रीटी के साथ में, और यूएस से जिसके आज के में हम लोग लंगोटिया यार बोल रहे हैं, ठीक है, वो उस टाइम पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। इवन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए पूरा एक हथियारों से सजा हुआ शिप जहाज यानी कि भेज दिया था उन्हें इंडियन ओशन के अंदर। वो तो भला हो यूएसएसआर का, वो बीच में एंट्री मार गया, जिसकी वजह से ये यहां पर मुद्दा जो है साइड में हो गया कि दोनों को अपने आप मुद्दा सुलझाने दो, ठीक है। तो ये मुद्दा यहां से निकल कर आया। तो आज की डेट में यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि जब इस वार को आप लोग देखेंगे तो ये 13 दिन तक वॉर चली थी, और यहां पर लगभग 93,000 लगभग 1 लाख के करीब पाकिस्तानी जो फोर्स के सोल्जर थे उन्होंने सरेंडर किया, और यहां पर उनको पकड़ा गया। और पकड़ा किसके द्वारा गया? इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी। तो मुक्ति वाहिनी कौन थी यहां पर? इसके बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए, मुक्ति वाहिनी यहां पर लोकल ट्रूप्स थे, बांग्लादेश के लोकल लोग थे जिनको ट्रेन किया था इंडियन आर्मी के द्वारा, ताकि वो ग्राउंड पर यहां पर लड़ सके, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर ट्रेन किया गया। तो गोरिल्ला वॉरफेयर बेसिकली इनको सिखाई गई। गोरिल्ला मतलब एक तरीके से मारना और छुप जाना, तो वो वाला फंडा देखने को मिला। तो अभी यहां पर 50 साल पूरे बांग्लादेश के हो गए यहां पर बनेगी, और 50 साल यहां पर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते ये 50 साल के चलते क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, अभी यहां पर क्या इशू निकल कर आया? इशू यहां पर ये निकल कर आया बांग्लादेश के अंदर में एक पर्टिकुलर यहां पर इन्हें तो एक तरीके से फालतू की अफवाह फैला देना। तो सोशल मीडिया पर अफवाह यहां पर फैला दी गई। अफवाह क्या फैलाई गई? यहां पर फेक न्यूज यहां पर निकल कर आई कि कुरान को बेसिकली इंसल्ट किया जा रहा है, डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है हिंदू के द्वारा। तो उसके चलते यहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई, और उन्होंने मंदिरों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, टेंपल्स वगैरह डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर दिया, माइनॉरिटी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी चली गई। लगभग 6 लोगों की यहां पर जान चली गई, और लगभग कई यहां पर इंजर्ड हो गए। तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को ये मिली यहां पर। तो यहां पर इंडिया ने भी और यूएसए ने भी, यूएन ने भी, सबने बोला है कि यहां पर बांग्लादेश के अंदर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनॉरिटी जो है वो सेफ फील न करे। तो इसके चलते शेख हसीना जी ने काफी अच्छा स्टेप उठाया उनके द्वारा, और 450 के करीब जो लोग हैं उनको यहां पर फिलहाल जो है अरेस्ट कर लिया गया। और इसी के साथ में यहां पर लगभग 70 के करीब केस जो लोग हैं उनके खिलाफ केस दर्ज अभी किया गया है। तो ये मुद्दा यहां पर निकल कर आया, ठीक है। तो अभी यहां पर जैसे कि इस्कॉन टेंपल हो गया, वो भी यहां पर उनके भी ऊपर यहां पर एक तरीके से कंडीशन ये अटैक देखने को मिले, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर हिंदू और मुस्लिम की जो माइनॉरिटी है, खास जो हिंदू की जो माइनॉरिटी है खासकर बांग्लादेश के अंदर में, तो उसको लेकर काफी बड़ा इशू बन गया। तो हमारी कंट्री के जो हाई कमिश्नर है वो भी यहां पर साथ में भी बातें कर रहे हैं। अभी कुछ मुद्दे में आप लोग को इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बताता हूं। तो प्रेजेंट इशू है, ठीक है। तो ये कुछ लिखने लायक मुद्दा नहीं है, इसमें तो बस एक पॉइंट है कि माइनॉरिटी को वहां पर बेसिकली प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। एक पॉइंट में आप लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब मुद्दे क्या क्या वो समझ लेते हैं। अगर लिखने के लिए आ जाए तो डिफेंस के रिलेशन क्या है, कोऑपरेट किस तरीके से हम लोग कोऑपरेशन करते हैं, रिवर में इकोनॉमी में क्या रिलेशन है, ये मुद्दे आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में याद रखिएगा, एक्सरसाइज है संप्रीति, ठीक है। नेवी एक्सरसाइज है यहाँ पर बेसिकली मिलान, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर के बारे में मैंने बताया अभी लगभग 4096
496 के करीब बॉर्डर हमारा टच करता है, यानी कि 4096 ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हम लोग उदाहरण देते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कि हम लोग देखें इतने अच्छे से हम लोग अपने पड़ोसी के साथ में डील करते हैं कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमारे द्वारा साइन किया गया बांग्लादेश के साथ में और लैंड का एक्सचेंज किया गया, यानी कि बांग्लादेश को हम लोगों ने लैंड दी है यहाँ पर फिलहाल 2015 में प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा रिलेशन को अच्छे बनाने के लिए। और इसीलिए हम लोग चाइना को बोलते हैं कि भाई साहब हम लोग शांति प्रिय देश है, हम लोग लोगों के साथ में अपने रिलेशन अच्छा करने में हम लोग विश्वास रखते हैं। तो ये बातें बोली भी गई यहाँ पर, तो उसको इंप्लीमेंट करने की बात यहाँ पर की गई। तो डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें हम लोग रिवर के बारे में बात करें तो 54 यानी कि 54 रिवर ऐसी हैं जो इंडिया और बांग्लादेश की कॉमन रिवर है। तो जॉइंट रिवर कमीशन हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1972 से हम लोग दोनों के बीच में काफी अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं, दोनों काफी ज्यादा बेनिफिट एक दूसरे को करने की कोशिश करते हैं एक कोऑपरेशन के थ्रू। पर लेकिन फिर भी छोटे मोटे इशू है, जैसे कि तीस्ता वाटर इशू हो गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो ये भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के टाइम पर, ठीक है। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी जाए प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेकर या फिर बॉर्डर इश्यूज को लेकर या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर, तो डायरेक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप लोग ये बने भी हैं पहले यहाँ पर ही, अगर आप लोगों ने देखे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आराम से, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो बात की जा रही है यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में। तो इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो बिगेस्ट पार्टनर है यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश हमारा, और यहाँ पर लगभग 9.2 बिलियन हमारा जो है बांग्लादेश जो है, हम लोग बांग्लादेश को बेसिकली क्या करते हैं एक तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब सामान बेचना बांग्लादेश को, तो सामान बेचते काफी ज्यादा बेचने में फायदा रहता है, और बांग्लादेश से खरीदते हैं 1.22 बिलियन, तो यानी कि बांग्लादेश को काफी सारा सामान हम लोग बेचते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर एक तरीके से ड्यूटी फ्री और इसी के साथ में कोटा फ्री एक्सेस यहां पर मिल पाती है जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है इंडिया के अंदर में। तो इसी के चलते साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप लोगों को देखने एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है सिंस 2011 से, जिससे बांग्लादेश को काफी फायदा होता है। तो ये दिक्कत है, ये यहाँ पर बेसिकली ये चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हैं। पार्टनरशिप के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिससे मिलकर काम करते हैं। अगर इंडिया का मुद्दा हो तो बांग्लादेश हमेशा यूएन में हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। दोनों कंट्री जो है वो टुगेदर मिलकर यहाँ पर अचीव कर रही है जो यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं कि यूएन में परमानेंट मेंबर इंडिया को मिलना चाहिए, तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इस तरीके से ह्यूमन जो राइट है माइग्रेंट लोग हैं उनके बारे में भी बांग्लादेश और इंडिया मिलकर काम करते हैं। जैसे अभी एकदम इशू आया तो तुरंत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के जो लीडर हैं उनके द्वारा बात की गई इशू को सुलझाने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा ना हो कि यहाँ पर ये दंगे स्टार्ट हो गए तो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो जाए, तो इसके चलते यहाँ पर बातें की गई, ठीक है। तो वो सारी शांति में रखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क जिसको बोलते हैं, उसमें इंडिया और बांग्लादेश साथ में बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन, इसमें आप लोगों को यहाँ पर बांग्लादेश देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे कई सारे मेंबर्स पूछ ले जाते हैं यूपीएससी के द्वारा भी और अलग अलग एग्जाम्स में, तो आप लोग यहाँ पर ये बताना है कि दोनों में मेंबर कौन कौन है, इसको जाकर एक बार देख लेना और लिख भी लेना, थोड़ा याद रहेगा आप लोगों को। तो सार्क जो है यहाँ पर उसके बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बांग्लादेश ने बेसिकली यहाँ पर अभी कन्विंस भी किया था मार्च 2020 में कि यहाँ पर एक तरीके से सार्क इमरजेंसी फंड भी हम लोग बनाएंगे कल को कोई दिक्कत आती है, जैसे अभी कोरोना वायरस है यहाँ पर, तो मिलकर बात किया गया यहाँ पर कि एक तरीके से इसको लेकर चलते हैं। तो बांग्लादेश ने थैंक्स भी बोला इसके लिए, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो जिसके बारे में आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसा भी कुछ है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसी के साथ में यहाँ पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में बात करें, ठीक है, तो बांग्लादेश एज्यूम करेगा उसकी चेयरमैनशिप 2021 के लिए, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एरिया है बांग्लादेश हमेशा हम लोग को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, तो बांग्लादेश के रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो ये पॉइंट है, ठीक है। आगे बात करें तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सारी चीजें अच्छी होती हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को चांद में भी दाग देखने को मिलता है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ दाग देखने को जरूर मिलेगा। तो वो दाग है, कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले वाटर शेयरिंग के बारे में तीस्ता इशू वाला है, तो रिजोल्व करने में काफी लंबा समय लग रहा है, अभी चीजें चल रही हैं आराम से, तो देखते हैं, ठीक है। तो बार्गेनिंग जो है कभी होती है कभी नहीं हो पाती है, इसमें वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उनका रोल आ जाता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बांग्लादेश जो अभी इशू को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत में आ गया था वो था इंडिया के अंदर जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बात की गई, ठीक है, तो उसको लेकर काफी ज्यादा इशू क्रिएट हुआ दोनों कंट्री के बीच में, काफी सारे मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया, तो उसके ऊपर कई सारी बातें की गई, तो उसको सुलझाने की कोशिश की गई। नेक्स्ट यहाँ पर मुद्दा निकल कर आया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर बांग्लादेश जो है एक्टिव पार्टनर है, पर इंडिया इसका पार्टनर नहीं है, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। जबकि ये चाइना का पूरा एक इनिशिएटिव है जिसमें रूट के थ्रू कनेक्टिविटी बात की जाती है, लैंड के थ्रू और मैरीटाइम जो रूट रहता है, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जाती है बेसिकली बांग्लादेश के द्वारा, तो सॉरी चाइना के द्वारा, बांग्लादेश क्या घेरेगा बेचारा तो बांग्लादेश इज ऑल्सो मेजर रेसिपिएंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री एक तरीके से इन्वेंटरी, जैसे कि इंक्लूडिंग सबमेरीन, तो बांग्लादेश को दी गई यहाँ पर चाइना के द्वारा। देखिए हमारे पड़ोसी देश है ना, उनके साथ में एक दिक्कत रहती है, ठीक है।
दिक्कत क्या, वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और कई बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये पाकिस्तान हो गया, क्या करते हैं कई बार जैसे इंडिया और चाइना को बेसिकली एक तरीके से बीच में ये इंजॉय करते हैं, यानी कि अगर कुछ भी इनको काम निकलवाना है इंडिया से तो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, चाइना से काम निकलवाना है तो इंडिया की गोद में आकर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मजा लेते हैं, ठीक है। तो कई बार ये इशू भी देखने को मिलते हैं हालांकि, पर फिर भी जो भी है चलिए सही है। अभी फिलहाल ये इशू है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा था, आर्टिकल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई, तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में पूरी बैकग्राउंड चीजें आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन अब इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा जिसमें मैं 3 आर्टिकल कवर करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये देखिएगा अभी फिलहाल क्या हुआ, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए के द्वारा एक क्वाड लॉन्च किया गया। क्वाड का मतलब ही 4 होता है, अगर कोई भी 4 आ गए तो उसको क्वाड आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग खुद 4 लोग मिलकर अपना खुद का क्वाड बना सकते हैं कि भाई साहब हम 4 हैं, हम क्वाड है पूरे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अभी हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब हैं वो हैं कहां पर, इजराइल के विजिट पर। और इजराइल एक ऐसा देश है जिसके साथ में हम लोग पब्लिकली अपने रिलेशन को एक्सेप्ट करने से बचा करते थे। रीजन क्या था, रीजन ये था कि इजराइल जो बनाया गया वहां पर काफी लार्ज स्केल पर मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी और दोनों के बीच में झड़प हुई, तो हम लोग ये सोचते थे हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये ना लगने लगे कि हाँ यार हम लोग एक ऐसे देश को सपोर्ट कर रहे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी पे अत्याचार कर रहे हैं। पर लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो उनका इंटरनल इशू है, उसके बारे में अगर बात करें, पर इजराइल हमेशा हमारे साथ में खड़ा मिला चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। तो इसलिए इजराइल जो है वो यहां पर अभी इंडिया के द्वारा बोला भी गया कि इजराइल जो है वो हमारा काफी अच्छा पार्टनर है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, जब से यहां पर ऐसे शब्द निकल कर आते हैं तो फिर एक अलग ही माहौल आता है। तो पहले मैं आप लोगों को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताता हूं। सबसे पहले यहां पर क्वाड बनाया गया, ठीक है। उस क्वाड में 4 मेंबर आप लोगों को देखने को मिले। उस क्वाड में कौन कौन था याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना आप क्वाड को लेकर, ठीक है। तो यहां पर इंडिया था, इसी के साथ में जापान आप लोगों को देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो ये क्वाड था इंडो पैसिफिक रीजन को शांति में बनाए रखने के लिए। तो ये वाला क्वाड मैंने आप लोगों को बता दिया जिसमें 4 मेंबर थे, इंडिया, जापान, यूएसए और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये वाला क्वाड जो था, जब ये वाला क्वाड बनाया गया तो कई सारे मुद्दों के ऊपर बात की गई कि कैसे चीजों को लेकर चलना है, कैसे सिचुएशन को यहां पर सुधारना है, ठीक है। तो उस टाइम पर कई सारे मुद्दे यहां पर निकल कर आए। तो इस क्वाड के बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ी बताऊं तो ये क्वाड जो था ये जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे हुआ करते थे उस टाइम पर, उनके द्वारा बोला गया कि यार ऐसा कुछ बना लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है, याद रखना इसके बारे में। तो फ्री और ओपन प्रोस्पेरस जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यानी कि इंडिया और पैसिफिक रीजन में यहां पर इंडियन ओशन का रीजन हो गया और यहां पर ये पैसिफिक ओशन का रीजन हो गया, प्रशांत महासागर। तो इनके बीच में जो किस तरीके से यहां पर शांति बनाकर रखनी है यहां पर इन पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके बारे में बात करने के लिए इसको बनाया गया था। पर लेकिन यहां पर ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाई चाइना के प्रेशर की वजह से, ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाथ खींच लिया वहां से। पर फिर से अब यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया 2012 में और डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी एक डायमंड बनाने की कोशिश की गई। आगे चलकर 2017 में एक प्रॉपर फॉर्मेशन किया गया क्वाड का, स्पेशली फ्री यहां पर रीजन को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अभी यहां पर हम लोग मिले भी थे, आप लोगों को याद होगा 24 सितंबर को मैंने डिस्कस भी किया था यहां पर आर्टिकल इसके आसपास में कि बाइडेन साहब के द्वारा क्या बोला गया, मोदी साहब के द्वारा क्या बोला गया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के साहब के द्वारा क्या बोला गया और जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे यहां पर योशिहिदा सुगा, इनके द्वारा क्या बोला गया। अब क्वेश्चन यहां पर यह कि ये प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब कौन है ये मैंने आप लोगों को नाम बताया था, लिख लीजिए एक बार, याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है। एक शायद सीपीएफ में उसमें शायद असिस्टेंट कमांडेंट वाले में पूछा गया था, फिर सीडीएस में पूछा गया था, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। इस तरीके जापान के नहीं, सॉरी चाइना के, ठीक है। इसी के चलते कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आप लोगों से पूछ ली जाती है डायरेक्टली। तो वो होता है जिसके साथ में कोई इशू रहता है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी ये किसके ऊपर काम करते हैं ये मैंने बताया, अभी यहाँ पे फ्री, ये बेसिक इंडो पैसिफिक ओशन को फ्री चाहते हैं यहाँ पर रीजन को। इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, प्रोस्पेरिटी हो गया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि अभी इनका प्लान था यहाँ पर किस तरीके से सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। और G7 जो कंट्री है ना, उनके द्वारा यहाँ पर बात की गई थी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के बारे में, यानी कि चाइना को एक तरीके से ये रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां चाइना इन्वेस्टमेंट करता है तो सोच रहे हैं कि हम लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि दिक्कतें ना देखने को मिले। तो डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लाइमेट, हेल्थ और जो जेंडर इक्वलिटी के बारे में यहाँ पर बात की, तो इनके ऊपर काफी सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिले। तो इसके चलते जो पब्लिक प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट की बात की गई, तो बेसिक मुद्दा यहाँ पर यह था कि चाइना जहां जहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना के इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो चाइना की कमर तोड़ने की कोशिश इनके द्वारा की गई यहां पर। तो ये कई सारे मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आए जिसके ऊपर काम किया, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाला क्वाड जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बातें बताई। अब चलता हूं दूसरे वाले क्वाड की ओर। दूसरे वाला क्वाड नहीं, बेसिकली दूसरे वाले का है नाम है यहां पर
AUKUS, ठीक है। तो ऑकस के नाम से इसको जानते हैं। इसमें कौन है? इसमें है बेसिकली यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो ये ग्रुप बनाया, रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था। इसके चलते क्वाड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने लगे, क्वाड चलेगा नहीं चलेगा। अब ये वाला ग्रुप बन गया है। तो एम इसका ये था कि इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर बेसिकली ये मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से अलायंस किया गया। जो बाइडेन साहब के द्वारा सबमरीन दे दी गई यहाँ पर न्यूक्लियर पावर, किसको? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। नॉर्मली ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो थी ये ओनली जो यूएसए के द्वारा दी गई थी अब तक का, वो ओनली यूके को दी गई थी। पर लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसको पकड़ा दी? ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा दी, ताकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में सिक्योरिटी रखी जा सके, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो एक तरीके से कई चीजों को यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखा गया। अब एक और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ, 5I। तो 5I भी आप लोग याद रखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 5I क्या है, 5 आंख क्या है ये। तो 5 आंख कौन कौन है यहाँ पर ये? तो यहाँ पर 1946 में यूएसए और यूके जो है वो एग्री हो गए एक दूसरे के साथ में काम करने के लिए कि हम लोग मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। फिर आगे चलकर यहाँ पर इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज की डेट में आप लोग कौन कौन देखने को मिलेंगे यहाँ पर? कनाडा हो गया, यूएसए हो गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज याद रखिएगा ये आप लोगों को एक पैटर्न देखने को मिलेगा बेसिकली, जैसे जैसे यहाँ पर जहां जहां ऑस्ट्रेलिया के साथ में उसकी पूंछ बनकर न्यूजीलैंड जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे मैक्सिमम जगह आप लोग कनाडा भी देखने को मिल जाता है और इजराइल भी देखने को मिल जाता है, इनकी पूंछ बना हुआ, ठीक है। तो ये यूके हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। तो इन 5 के द्वारा मिलकर एक ऐसा अलायंस बनाया गया कि सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। तो ये मुद्दा आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला। अब जो नया क्वाड यहाँ पर सामने निकल कर आया है, ये अभी न्यू क्वाड है और इसका भी नाम क्वाड ही दिया गया है, ठीक है। तो इसमें यूएसए, इजराइल, यूएई आप लोगों को देखने को मिलेगा और इंडिया। तो इनके साथ मिलकर रिलेशन अभी यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। न्यू क्वाड इसको बोला गया। और जो न्यू क्वाड है इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। इसका जो बेसिकली वो नहीं कहते कि इसका जो मतलब ग्राउंड लेवल पर जो उद्घाटन किया गया, ठीक है, एक तरीके से। तो इसका बैकग्राउंड कहां से निकल कर आता है? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया था। ये याद रखिएगा, इसको अब्राहम अकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब्राहम अकॉर्ड जब साइन किया गया यहाँ पर तो उस टाइम पर यहां पर बेसिकली कहीं ना कहीं इसकी नींव रखी गई। और अब्राहम अकॉर्ड का मतलब क्या था? अब्राहम अकॉर्ड का मतलब यहां पर यह था कि यूएई के साथ में बेसिकली इजराइल के रिलेशन को अच्छे किए जाए। तो ये बेसिकली यहां से मुद्दा निकल कर आया था। तो उस टाइम पर जब अब्राहम अकॉर्ड यहां पर साइन किया गया तो उसके चलते यहां पर लगा कि अब चीजें जो है इनके बीच में नॉर्मल होगी, और जैसे इनके बीच में चीजें नॉर्मल होगी तो इंडिया की इनके साथ में रिलेशन भी अच्छे होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो बहरीन भी यहां पर एक पार्ट बना था, तो इजराइल और बहरीन बेसिकली, तो यहां पर ये सारी चीजें थी। तो जिसके चलते देखिए होता क्या था, शिया और सुन्नी वाला फंडा रहता है इनके बीच में कई बार, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से आज के डेट में अगर बात करें तो चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। अगर बात करें तो इंडिया चाहता है कि वो अपना काम निकाल ले और किसी के साथ में कोई दिक्कत ना देखने को मिले, पर लेकिन वो तो हो नहीं सकता कि 5 उंगली एक बराबर रहे, दिक्कत ना हो। तो दिक्कत तो देखने को मिलेगी। तो कई सारी दिक्कतें जिनके बारे में बात करता हूं। इंडिया के बारे में अगर बात करें तो यहां पर चैलेंज कई सारे निकल कर आते हैं, जैसे कि यूएसए है, ठीक है, वो अभी अपने जो फुटप्रिंट है इस पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा उसके देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना का वहां पर दबदबा बढ़ रहा है। पहली इंपॉर्टेंट मुद्दा, ठीक है। दूसरा यहां पर यह है कि एक तरीके से बात करें इंडिया जो है, ठीक है, वो वेस्ट एशिया के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट आपस में चल रहा है, तो उसमें भी घुस सकता है वहां पर, तो उससे बचाकर रखना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तो इंडिया को फूंक फूंक कर कदम रखने यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया यहाँ पर, तो उस टाइम पर तो लगा हाँ चीजें कुछ सही होने वाली है, ठीक है। तो इजराइल जो है उसका एमिरेट्स के साथ मिलकर काम हुआ और अभी ट्रेड के रिलेशन बढ़े हैं, तो इससे इंडिया को फायदा होगा। दोनों के बीच में नॉर्मल रिलेशन हो रहा है और कई सारे अच्छे रिलेशन आगे चल रहे हैं। पर लेकिन इसी के साथ में इसी रीजन में आप लोग को अफगानिस्तान के मुद्दे की वजह से दिक्कतें देखने को मिल गई फिलहाल, जैसे यूएस से बाहर निकले यहाँ पर, तो वो समझना पड़ेगा। इनके सबके साथ में बेसिकली कंट्री के साथ में ईरान खुश नहीं रहता है, ठीक है। तो ईरान एक शिया कंट्री है यहाँ पर, ये मैक्सिमम आप लोग को जो ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, जो ईरान वाला, ये यहाँ पर बेसिकली यूएई वाला हो गया, ये बेसिकली सऊदी अरेबिया वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को सुन्नी कंट्री देखने को मिलेगी, तो इनके बीच में झड़प रहती है, ठीक है, आपस में लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर आप लोग कहीं पर बोले कि मुस्लिम, अगर बात करें यहाँ पर कि हिंदू और मुस्लिम की ही लड़ाई रहती है, ठीक है, तो अगर कहीं लिखने के लिए आ जाए तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर पोस्ट अमेरिका अफगानिस्तान कैसा होने वाला उसके बारे में बात की जाती है। तो न्यू दिल्ली को जो है वो बेस तरीके हमारी कंट्री को जो है फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने यूएसए के साथ में, इजराइल के साथ में, यूएई के साथ में। तो ये टाइट रोप पर चलने वाली बात है। इन टाइट रोप मतलब एक रस्सी पर, एक ऐसी रस्सी पर जहां पर आप लोगों को समझ को समझना पड़ेगा, तभी सारी चीजें जो है आप लोगों की समझ में आएगी। वरना कुछ भी समझ में अगर नहीं आया तो फिर पहली जो है वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा कर जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली एक रिलेशन को मेंटेन रखने की कोशिश यहां पर की जा रही है इन पर्टिकुलर मुद्दे के थ्रू, ठीक है। तो तीनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वाड के बारे में, ओकस के बारे में और न्यू क्वाड के बारे में। तो यहां पर इंडिया, अभी यहां पर इसके बारे में जो न्यू क्वाड है ज्यादा बोल भी नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी यहां पर चीजें स्टार्ट की जा रही है, ठीक है।
अभी कहाँ पे पहुंचेंगी, कितनी क्या चीजें हैं, तो वो नहीं कहते कि अभी अभी पौधा नया नया निकला है तो अभी कहाँ पर जाकर चीजें रुकने वाली है, तो वो चीजें अभी हम लोग को देखने को मिलेगी। पर हाँ, दोनों क्वाड में डिफरेंस याद रखिएगा, कौन कौन सी कंट्री और क्या क्या चीजें हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी यूएस से इजराइल यूएई है मिलकर काम करने वाला है काफी अच्छे लेवल पर, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि उसके चलते इंडिया क्या अपना नहीं अपना क्या यहाँ पर फायदा निकाल सकता है, तो वो वाली बातें हैं। तो काफी कुछ आगे और इंपॉर्टेंट मुद्दे कुछ और अगर मैं आप लोगों से बोलूं, हमारी कंट्री के बहुत सारा जो डायस्पोरा है आज के डेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं, तो हमको उससे फायदा देखने को मिलेगा। यूएई में काफी सारे लोग हमारे रहते हैं ना, काफी सारा रेमिटेंस हमारा आता है। जब रेमिटेंस क्या होता है, जब वो हम अपने देश में पैसा भेजते हैं वहां से कमा कर वापसी, तो ये रेमिटेंस काफी ज्यादा वहां से निकल कर आता है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे इशू हैं, अगर हम लोग इनके साथ में अच्छी हम लोग रिलेशन बना पाएंगे तो और अच्छे लेवल पर हमारे रिलेशन जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर बातें बोलेगी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होगी। ओके, आइए अब आगे चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, कई सारी बातें इसके में आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, हालांकि यहां पर बेसिकली इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, तो पीडीएफ आप लोग उसकी जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई थी मैंने। अभी फिलहाल बात करते हैं कुछ शब्द के बारे में, जो कंफ्यूजन आप लोग को होता है वो क्लियर कर लेना, ठीक है। तो यहां पर एक था इमिग्रेंट और एक है एमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में क्या डिफरेंस होता है समझिए पहले एक बार। अगर यहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है मतलब इंडिया को छोड़कर यूएस से जा रहा है, यानी कि अपने देश को छोड़कर जा रहा है, तो जब अपना देश छोड़ेगा वो यहां से एमिग्रेंट करेगा, ठीक है। पर यूएसए में जाएगा तो इमिग्रेंट करेगा। आई एन से याद रख लेना, आई से इन कर रहा है तो उसका मतलब एमिग्रेंट हो गया, ठीक है। तो यहां पर एमिग्रेंट हो गया, यहां पर इमिग्रेंट हो गया। तो ये मुद्दा है। एक माइग्रेंट होता है, तो माइग्रेंट तो कहीं पर भी आप लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना, तो उसको नॉर्मली माइग्रेंट बोलते हैं, माइग्रेट कर गया, ठीक है। तो यहां से तो इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में आप लोगों को, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसका अभी यहां पर थोड़ा यूज भी होगा। इनके द्वारा जब यहां पर नोबेल प्राइज मिले तो इनके द्वारा काम किया गया इकोनॉमी के फील्ड में, ठीक है, कि लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में इनके द्वारा बात की गई, इसी के साथ में कैजुअल रिलेशन के बारे में इनके द्वारा बात की गई। तो टोटल जो प्राइस था वो 50-50 में डिवाइड किया गया, 50 इधर 50 इधर, और यहां पर यानी कि 25% इधर 25% इधर। तो जो टोटल पैसा आएगा तो यहां पर मान लीजिए 8 करोड़ आता है, तो 4 करोड़ अकेले को इनको मिलेगा और 2-2 करोड़ इनको मिलेगा नोबेल प्राइज का। तो ये मुद्दा समझ सकते हैं। अभी बोला गया ये नोबेल प्राइज से क्या क्या चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड बेसिकली कर पाए हम लोग चीजें। तो बोला जा रहा है कि डज द एंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट एंड लोअर द वेजेस ऑफ द नेटिव वर्कर। तो इसके ऊपर इन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी देश से निकल कर आ रहा है तो जॉब सीकर काफी कम देखने को मिलेंगे, उस देश से इन्वेस्टमेंट में भी काफी लोग आते हैं, ठीक है। तो वहां पर उसके चलते इंप्लॉयमेंट बढ़ता भी है और उस कंट्री की क्वालिटी बढ़ती है, टैक्स पेयरिंग की कैपेसिटी वहां पर देखने को मिलती है, एक बहुत सारी चीजें बढ़ती हुई भी नजर आती है, ठीक है। तो नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है, तो बिल्कुल ऐसे होगा कंप्यूटर अगर आएंगे तो लोगों की जॉब चली जाएगी, ठीक है। आज के में यही कंप्यूटर यही मोबाइल जो है सबसे ज्यादा लोगों को जॉब दे रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो उस टाइम पर बोला गया था कि कंप्यूटर आ जाएंगे तो लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी। तो हमेशा अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बेस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें आप लोगों को नई निकलकर सामने आती है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में बातें। इसी के साथ में बात करें, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मिनिमम वेज, ठीक है। तो यहां पर बोला था कि जब मिनिमम वेज जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या ये यहां पर एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है या फिर एंड करता है हार्मिंग द यहां पर रिड्यूस करना एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। तो यहां पर इसके ऊपर काम करता है कि एक तरीके से यानी कि मिनिमम वेज कहते हैं एक तरीके से इंसान को इतना तो पैसा मिलना ही चाहिए ताकि रोजी रोटी उसकी चल सके, जिंदगी बची रहे, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। डज कंपलसरी स्कूलिंग अफेक्ट द स्कूलिंग एंड अर्निंग, क्या यहां पर ये कंपलसरी स्कूलिंग जो है इसको अफेक्ट करती है, इसके ऊपर एनालिसिस किया गया। नेक्स्ट बोला गया इफ पीपल गेट ए बेसिक इनकम, अगर बेसिक इनकम उनको मिलती है, ठीक है, तो क्या यहां पर वो स्टॉप कर देंगे वर्किंग, यानी कि काम करना बंद कर देंगे, तो इसके बारे में बात की जा रही है। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, वो अर्न करती हैं मोर देन द जो ग्रेजुएट्स ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटी, यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर से कोई ग्रेजुएट निकल कर आता है वो ज्यादा पैसे कमाता है जो पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर से यहां पर निकल कर आता है। तो इसके ऊपर एनालिसिस किया गया। तो बहुत सारे ऐसे मिथ थे सोसाइटी के अंदर जो इनके द्वारा ब्रस्ट किए गए, तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो यानी कि इनके द्वारा काफी कुछ यहां पर स्टेप उठाए, काफी कुछ क्लियर किया गया जिसके बेस पर इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिली, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम पर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि डेविड कार्ड जो है उनको लेबर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया यहाँ पर कि मिनिमम वेज, ये सारी चीजें कैसे एजुकेशन पर इंपैक्ट, वो सब चीजें। और बाकी जो यहाँ पर नेक्स्ट जो जिनका नाम है यहाँ पर जोशुआ डी एंग्रिस्ट और यहाँ पर ग्वेडो डब्ल्यू एम्बियंस, तो इनको यहाँ पर देखने को मिला कैजुअल रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो ये मिला, पर लेकिन साथ में आप लोग ये भी याद रख लेना नेक्स्ट ईयर का 2020 का भी यहाँ पर बात की जा रही है पॉल आर मिलग्राम के, ये बेसिकली मिलग्राम और इसी के साथ में रॉबर्ट विल्सन, इनको दिया गया था ऑक्शन की, ऑक्शन यानी कि बोली लगाते हैं किसी चीज को
आप लोग बेसिकली मार्केट में वो नहीं करते एक तरीके से नीलाम करना, ठीक है। तो उसके चलते जब बोली लगाया जाता है ऑक्शन का मेथड क्या होना चाहिए, ठीक है। कोयले के लिए 2G के लिए इनके लिए ऑक्शन देखने को मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। बाकी यहां पर जो ये प्राइज है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में जाता है 1968 में। ये प्राइज नेचुरली देखने को नहीं मिलता था, बाद में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। बाकी ये मुद्दे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को बताया भी था हालांकि, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो होता है ओल पीस प्राइज जो है, ओल प्राइज जो है वो यहाँ पर स्वीडन में दिया है, नॉर्वे में दिया है ओनली पीस प्राइज। तो टोटल 6 फील्ड में आज के डेट में ये प्राइज आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो हालांकि मैंने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कब इसको स्टार्ट किया गया, पर मैंने आप लोगों को आर्टिकल में बता दिया तो आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं रहा हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो बेसिकली मैप में जरूर देखते रहिए कि नॉर्वे कहाँ पर है, स्वीडन कहाँ पर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी रहेगी, लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक मुद्दा हो गया यहाँ पर जिसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। आइए बात करते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस जो डिस्कशन है इसके बारे में। आप लोगों का फिर से ये आर्टिकल बच गया क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मुझे लग रहा है संडे में ही कवर कर लेता हूं इसको, ठीक है। जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाला है ना, संडे में इसको देख लेंगे, काफी डिटेल में आर्टिकल हो जाएगा। और फिर से मैं आप लोगों को सेंसस का भी रिविजन करा दूंगा वहां पर, ताकि क्वेश्चन अगर आप लोगों को कोई बने तो सेंसस भी डिटेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और अभी आर्टिकल क्या उसके बारे में, ठीक है। तो और डिटेल में स्टैटिक पोर्शन भी कवर करा दूंगा वहां पर, ठीक है। तो संडे वाला अच्छे से देख लेना आप लोग। आइए अब बात करते हैं, काफी बड़ी त्रासदी देखने को मिली यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर में। 47 लोगों की लगभग माना जा रहा है कि डेथ हो गई यहाँ पर। तो हुआ क्या, एक ब्रिज भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। देखिए अगर मैंने आप लोगों को बताया भी था यहाँ पर कि साउथ इंडिया में साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं, वो दिक्कत देखने को मिलती है। लैंडस्लाइड के मुद्दे निकल कर आते हैं, उत्तराखंड में भी आप लोगों को ये मुद्दे देखने को मिले, तो इसकी वजह से कई बार जाने जाती हैं। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में अल्मोड़ा और इसी के साथ में और भी कई सारे रीजन है जहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसके चलते कई बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें दिक्कतें निकल कर आती हैं, तब ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो रिसेंटली ये सारे मुद्दे जो हैं लिखने के लिए आप लोगों को बेसिकली यूज कर सकते हैं। अगर लैंडस्लाइड के बारे में ऐसा तो पूछेगा नहीं, ओनली उत्तराखंड के बारे में, पूरी देश के अंदर कहां पर क्या क्या इंपैक्ट है, एक बड़ा क्वेश्चन अगर बनाना होगा ढंग का एग्जामिनर को, तो वहां पर आप लोग उत्तराखंड को अलग मेंशन कर सकते हैं, केरला वाला साउथ इंडिया का रीजन अलग हो गया, ठीक है। इसी के साथ में और क्या क्या प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है वनडे टाइप एग्जाम में। तो यहां पर इनका नाम याद रखिएगा, बिमल पटेल। बिमल पटेल काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो हमारी कंट्री में सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं। सेंट्रल विस्टा मतलब अपनी पार्लियामेंट बना रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट यहां पर ये बोल रही है कि यहां पर इन्हीं को हायर किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए। एक तरीके से आंध्र प्रदेश में पता है आप लोगों को एक नया राज्य बनाया गया था 2014 में, तेलंगाना से अलग कर। तो इसी के चलते खुद की अपनी, जैसे कि अमरावती अपनी कैपिटल ये क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। विशाखापत्तनम में यहाँ पर सीएमओ बेसिकली यहाँ पर ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में ये चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो बिमल पटेल जो है यहाँ पर इनको बेसिकली बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए ये काफी एक शानदार एक पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं अपने देश में, जो कि काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। अगर बात करें सेंट्रल विस्टा के ऊपर काम कर रहे हैं, अहमदाबाद रिवर फ्रंट इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया, साबरमती आश्रम जो कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है वो भी इन्हीं के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, और अभी यहाँ पर कैपिटल अमरावती के अंदर भी ये काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। सेंट्रल विस्टा अगर आप लोग जो शब्द सुनते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है यहाँ पर, तो हाउस ऑफ प्रेसिडेंट आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको प्रेसिडेंट भवन भी आप लोग बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। पार्लियामेंट हो गया, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हो गए, यहाँ पर इंडिया गेट और नेशनल जो आर्काइव्स होता है ये आप लोग को देखने को मिलेगा। 1911 में किंग जॉर्ज 5 जो थे उनके द्वारा अनाउंस किया गया था दिल्ली दरबार, ठीक है। तो ग्रांड असेंबली देखने को मिलती है यहाँ पर। इसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री की जो कैपिटल है उसको भी ट्रांसफर किया गया था कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है। मैंने पहली बार जब आप लोगों को पढ़ाया था, कई बार मैंने बोल दिया कि दिल्ली से कोलकाता ट्रांसफर की थी कैपिटल, ठीक है। तो एक बच्चा बोला सर इसको कभी नहीं भूलूंगा, पहली बार सुना मैंने। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव साइड देखना, ठीक है। तो कई बार होती है ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं, तो दिल्ली जो दरबार है यहाँ पर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर तिलक किया गया किंग जॉर्ज 5 का, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर, तो इसी के साथ में अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की बात की गई यहाँ पर एक तरीके से दो पर्टिकुलर ये पर्सनैलिटी थी। जैसे यहाँ पर अभी आप लोगों को नाम देखने को मिला ना बिमल पटेल, ऐसे ही यहाँ पर दो नाम याद रखिएगा, एडविन लुटियन और यहाँ पर था हर्बर बेकर। तो यहाँ पर हर्बर बेकर जो थे इनके द्वारा जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के भी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पार्लियामेंट का हाउस जो है हमारा लुटियंस और बेकर्स के द्वारा बनाया गया, राष्ट्रपति भवन जो है वो लुटियंस के द्वारा, और सेक्रेटरीट जो है वो बेकर के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो हर्बर्ट बेकर के द्वारा यहां पर ये काम किया गया, पर हमारे लुटियन और हर्बर्ट बेकर जो है वो है बिमल पटेल साहब। अब दोनों का काम यही कर रहे हैं अकेले, ठीक है। तो ये शानदार चीज है। इसके बारे में अगर बात करें टोटल मिलाकर बोला जा रहा है कि एरिया जो है यहाँ पर लगभग ये 64,500 स्क्वायर मीटर में आप लोग को देखने को मिलेगा। लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉज यहाँ पर बनाए जाएंगे। अगर बात करें जो इंटीरियर, लोकसभा के अंदर पीकॉक आप लोगों को नेशनल बर्ड का सिंबल देखने को मिलेगा, और राज्यसभा के अंदर लोटस जो नेशनल फ्लोर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेंट्रल
लॉज के अंदर बनियान यानी कि नेशनल ट्री देखने को मिलेगा। तो ये मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। जो लोटस है उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये तो बेसिकली बीजेपी का सिंबल है, इसको लगाया जा रहा है यहाँ पर, वो एक अलग बात है। तो एक कंट्रोवर्सी जिस पर बन जाती है, क्वेश्चन थोड़ा सा बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेशनल एम्बलम वो है वो क्राउन यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल 888 के करीब यानी कि 888 सीट यहाँ पर बोली जा रही है लोकसभा के अंदर और 384 सीटें यहाँ पर राज्यसभा के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता आने वाले टाइम में डिलिमिटेशन कमीशन किया जाएगा, जिसके चलते हमारी कंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। तो उसके चलते चीज देखने को मिल रही है। एस्टिमेशन कोस्ट यहाँ पर यह 971 के करोड़ करीब कॉस्ट है, ठीक है। एचपीसी डिजाइन और प्लानिंग जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर टाटा ग्रुप यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये आजादी की जब 22वीं सालगिरह 2022 में आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें इसको लॉन्च करने की बात की जा रही है। तो बैकग्राउंड में अगर ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाए ना, ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे यार, ठीक है, तो पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मुद्दे यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, बात की जा रही है सेकंड डोज के बारे में। आप लोग पहले तो ये बताइए किस किसने सेकंड डोज ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट डोज तो बहुतों ने लिया होगा, जिसने फर्स्ट लिया वो ओनली 1 लिखना, जिसने सेकंड भी ले लिया वो 2 लिखना, ठीक है। तो ये बताना, इससे आप लोग भी पता चल जाएगा कि एसएलवी फैमिली भी कितनी अभी यहाँ पर जो है वो कंप्लीट वैक्सीनेट हो चुकी है। एसएलवी फैमिली के एसएलवी फैमिली के जो भ्राताश्री हैं वीर सर जो है अभी उन्होंने अपना एक ही डोज लिया है, ठीक है। अभी मेरा एक पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको देखता हूँ, अभी जल्दी लेकर आऊंगा, ओके। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे बोले, एक तो बच्चा मेल कर रहा था, कह रहा सर दूसरा डोज लिया कि नहीं लिया। मैंने कहा ले लेंगे भाई, टाइम लगने दो, थोड़ा सा ले लेंगे। और वैसे भी मेरा टाइम ड्यूरेशन जो है उसमें जो टाइम था उसमें भी मेरा टाइम है, ठीक है। उन्होंने जो टाइम बोला था ना कि इतने टाइम गैप लेना, वो सर्टिफिकेट पर जो आप लोगों को टाइम देते हैं, मेरा अभी टाइम आएगा तो अपना तो नहीं, अपना टाइम आएगा तो तब हम ले लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर बोला जाए तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि 30% के करीब पॉपुलेशन जो है अभी पूरा जो दोनों डोज ले पाई है, ठीक है। बाकी का बहुत सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे दिल्ली के अंदर 43%, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा है, गुजरात वाले बड़े आगे हैं, ठीक है। तो गुजराती जो लोग हैं वो हमेशा सतर्क रहते हैं इन चीजों को लेकर। तो वहां पर 49% के करीब यहाँ पर बेसिकली चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। केरला वाले आप लोग देखो, जहां पर ज्यादा एजुकेशन लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा वो लोग आप लोगों को सतर्क नजर आएंगे काफी ज्यादा, ठीक है। और बाकी अपना उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले, हम जो है बेसिकली मौज मस्ती वाले लोग होते हैं, आराम आराम से काम करते रहेंगे, ठीक है। और हम गुजरात वाले जो है हम लोग एडवांस रहते हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा और अपना भी जब भी मौका मिले सेकंड डोज है वो निपटा लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक काफी बड़ी चेंज आप लोग को देखने को मिलेगा पंजाब की पॉलिटिक्स में। यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर साहब जो है वो बोल रहे हैं कि अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और वो बीजेपी के साथ भी काम करने के लिए तैयार है अगर वो फार्मर के इशू को रिजोल्व कर देते हैं। तो फार्मर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके इशू के ऊपर मुद्दा भी खेलने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में इलेक्शन को लेकर मुद्दा रहेगा, फार्मर के इशू को लेकर उत्तर प्रदेश में मुद्दा बनाया जाएगा, तो बहुत जगह चीजें देखने को मिलेगी। जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी यहाँ पर अटैक हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, खासकर जो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर हैं, वो वापसी जा रहे हैं यहाँ पर अपनी जान की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो ये काफी बड़े इशू यहाँ पर निकल कर आते हैं। जब भी यहाँ पर कोई ऐसा इशू होता है तो उसके चलते माइग्रेंट जो लोग हैं वो सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, और जरूरी भी है क्योंकि पूरा परिवार उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कल को दिक्कत हो गई, दुर्घटना घटी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर ट्रेड रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो कई बार उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि हाँ हमारे देश के प्रोडक्ट जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस के बारे में बात की है, और इस राइस से जो बेसिकली आटा बनाया जाता है उसके बारे में और बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि हम लोग इसको यूज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, ठीक है। तो इंडिया ने बोला कि अरे यार कैसे आरोप लगा रहे हो, तो बेबुनियाद है, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस क्रॉप हम लोग ग्रो ही नहीं करते, तो कहां से ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारी कंट्री से नीदरलैंड, रसिया, इटली, बेल्जियम, जर्मनी, यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर हमारा ये प्रोडक्ट जाता है। तो उसी के चलते अभी बोला गया कि लगभग 65,000 करोड़ जो वर्थ है ये राइस एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा यहाँ पर, ये लगभग 75 कंट्रीज में, ठीक है। तो 500 टन के करीब यहाँ पर अभी जो राइस है वो इंपोर्ट किया गया था यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तरीके से इनको एनालिसिस किया जाएगा कि फ्रेंच कंपनी नॉर्मली इसको आटा बनाती है, तो हो सकता है कि फ्रेंच कंपनी जो आटा बना रही है उसका हम जो चावल भेज रहे हैं वो वहां पर कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें उसके अंदर मिला रही हो, तो हमारे ऊपर क्यों उंगली उठा लेते हो यार। ऐसा लगता है कि बस जो भी गलती कर रहे हो ना, छोटा सा बच्चा रहता है घर में, कुछ भी गलती होता है इसने किया होगा, शैतान सा बच्चा होगा, तो वो वाली बातें कर रहे हो यार। हम तो वैसे भी सीधे साधे आदमी, ऐसी हरकतें मत करो हमारे साथ में। तो इंडिया ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इशू रिजोल्व होता है। पर लेकिन अगर लिखने के लिए कुछ मुद्दा मिले तो इसको भी आप लोग एक इशू के तौर पर एक लाइन एक आप लोग वहां पर लिख सकते हैं कि दोनों कंट्री के बीच में ये भी एक मुद्दा रहता है यहाँ पर, जब हमारी कंट्री से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। इंडिया और रशिया के बीच में बात करें तो कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर
बेसिकली जो दिक्कत है अफगानिस्तान को लेकर कि हाँ दोनों शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग हुई दोनों के बीच में। चाइना और इंडिया के बीच में काफी दिक्कतें चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। याद रखिएगा एलओसी और एलओसी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एलओसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि एलईसी होता है, ये इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ओके। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। तो अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और कई सारी चीजें हैं, और चाइना अपनी हरकतें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप लोगों को पता है वही डे बाय डे की बोल बच्चन गिरी है बेसिकली, ठीक है। यूएन के द्वारा अर्ज किया गया क्या हुआ, यूएन के द्वारा बेसिकली बोला गया बांग्लादेश को कि भाई साहब शांति बनाकर रखो वरना दिक्कतें हो जाएगी, जो इतने सारे जो माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो ये वाला इशू यहां पर देखने को मिला, छोटा सा पॉइंट था। पीएम की साहब के द्वारा भी ऑर्डर दिया गया है। कल को चलकर आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाते हो तो देखो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है पेंडिंग पड़ी रहती है। आप लोगों से पहले जो वहां पर रहे होंगे वो पेंडिंग छोड़ के जाते हैं बहुत सारे काम, क्योंकि कई सारे लोग जो है डिसीजन नहीं लेते हैं। रीजन क्या रहता है कि उनका ये रहता है कि कल को डिसीजन लेंगे तो पता चला उसमें कोई दिक्कत हुई तो हमारे ऊपर केस चल जाएगा। तो डिसीजन लेना भी एक बड़ा डिसीजन बन जाता है, यानी कि एक तरीके से चीजों को थाम के रखना, ठीक है। तो ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में पैरालिसिस देखने को मिलता है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर साहब के द्वारा बोला गया कि ये रेड टेप जो होता है ना, इनको सबको खत्म करो और फटाफट जो भी पेंडिंग चीज पड़ी हुई है उनको फटाफट यहाँ पर निपटाओ। तो उसके चलते अभी यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आ रही है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है यहाँ पर वो इस मुद्दे को देखेंगे और देखते हैं कि किस तरीके जल्दी से जल्दी पैटर्न को निपटाया जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता है यहाँ पर और जो बेसिकली यहाँ पर जो एयर इंडिया है वो अभी टाटा के द्वारा खरीद ली गई है, पर लेकिन उसके अंदर जो इंप्लॉई काम कर रहे हैं वो उनकी यहाँ पर अनसर्टेनिटी है काफी ज्यादा। ये बोला जा रहा है कि 1 साल तक तो यहाँ पर बेसिकली टाटा जो है वो यहाँ पर रख सकता है उसको अपने पास में, पर लेकिन उसके बाद में उसको निकाल सकता है। तो अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है वो बोल रही है कि यार ये गलत बात है, ठीक है। तो इसको फिक्स करो यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये बेसिकली बेचा गया उसको रोल बैक करो, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर कोई चला गया तो गवर्नमेंट इंप्लॉय हो गया, अब टाटा के पास में चला गया तो प्राइवेट इंप्लॉय यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके चलते लगभग 14,000 के करीब जो इंप्लॉय उनके ऊपर गाज गिर सकती है, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो ये मुद्दा है। आगे चले यहाँ पर SARS-CoV-2 के बारे में याद रखिएगा, ये वायरस का नाम है, कोविड-19 बीमारी का नाम है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बताइए जब हम लोग HIV और एड्स के बारे में बात करते हैं कौन सी बीमारी है और कौन सा वायरस है, बताइए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात की जा रही है INSACOG, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम, यानी कि इसके ऊपर एनालिसिस करने वाला जो है। तो ये इंसैक जो यहाँ पर इंसकोग जो है यहाँ पर ये बेसिकली ट्रेस कर रहे हैं SARS-CoV-2 में, क्योंकि कई सारे वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। तो कप्पा हो गया, डेल्टा हो गया, मैंने बताया था ना हमारी कंट्री से निकल कर आए डेल्टा और कप्पा, ऐसे अलग अलग कंट्री से अल्फा बीटा गामा, जैसे यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इसी के साथ में थीटा फिलीपीन से, लोटा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स से, इंडिया से हो गया। तो ये सारे आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अलग अलग कंट्री से। ईटा जो है वो मल्टीपल कंट्री में देखने को मिला। तो ये नाम किसके द्वारा दिए गए अगर पूछे तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नाम दिए गए हैं। जैसे साइक्लोन का नाम नहीं देते हैं, ऐसे ही इनके नाम दिए गए, ठीक है। तो ये है। बाकी नॉर्थ कोरिया अपने पटाखे छुड़ा रहा है, क्योंकि दीपावली आ रही है तो उसने अपने पटाखे छुड़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है बेसिकली ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे लड़का, ये जो है जैसे इसके चाचा गए डोनाल्ड ट्रंप, तब से भतीजा जो है मस्त मस्त आया हुआ है, अपना मजे में काम कर रहा है, कभी जब चाहे जिसके ऊपर मिसाइल को लेकर चढ़ जाता है। चलिए जो भी है इशू जो है वो ऐसा रहना चाहिए कि थोड़ी दिक्कतें सुधरती रहे, बाकी तो आप लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो अपना ध्यान रखिए इसी तरीके से यार, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसका आप लोगों को सोल्यूशन बेसिकली ये होना चाहिए कि हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखिए, प्रोडक्टिव रखिए, तो आप लोग सोल्यूशन निकालते हुए भी उसका नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे इनके आंसर जो है आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है। आप इनको अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, कल फिर आप लोगों को इनके आंसर बताता हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।